चल जाएगा। मुझे खड़ा इसको लगाएगी। हाँ जी, बस बस इसीलिए वही एक मिनट समय मांगा था, बस लगा रहा। तो आज का ये 10 दिन के व्याख्यान का अंतिम दिन है, और ये उस जो व्याख्यान चल रहे थे उसका मतलब अंतिम व्याख्यान भी है। और इस व्याख्यान के लिए मैं आज के लिए अपने प्रोफेसर A.K. जैन सर, जिन्होंने PhD भौतिकी में BHU से किया और 1979 से 2018 तक रुड़की विश्वविद्यालय IIT रुड़की के एक वरिष्ठ प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त हुए, और उसके बाद एज ए एमेरिटस फेलो कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में वे MIT विश्वविद्यालय नोएडा में मानद प्रोफेसर और सलाहकार हैं। उन्होंने परमाणु भौतिकी के विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण और मौलिक योगदान दिए हैं, जिन्होंने शीर्ष परमाणु भौतिकी पत्रिकाओं में 150 से अधिक पत्र प्रकाशित किए और कई पुस्तकों का संपादन सह संपादन लेखन किया। वे कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समितियों के सदस्य अध्यक्ष रहे और इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा प्रकाशित जर्नल ऑफ फिजिक्स प्रमाण के संपादकीय बोर्ड में भी हैं। वह शिक्षण और अनुसंधान में अपने सरल और मौलिक प्रदर्शन के लिए छात्रों के बीच लोकप्रिय हैं, और उन्होंने दुनिया भर में सैकड़ों वार्ताएं की हैं, व्याख्यान दिए हैं। उन्हें कई सम्मान और पुरस्कार भी मिले हैं, जिनमें उल्लेखनीय है कि भारतीय परमाणु समाज द्वारा उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार 2013 और 2004 में IIT रुड़की द्वारा स्टार परफॉर्मर पुरस्कार भी मिला है। प्रोफेसर जैन को विभिन्न धर्मों की दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराओं में भी गहरी रुचि है। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वो आज के सेशन के चेयर हों और प्रोफेसर BP त्यागी सर के लिए उनको आमंत्रित करें और उनका टॉक शुरू हो। सर। थैंक यू डॉक्टर अखिलेश जी, आपके इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज यह कार्य सौंपा गया है कि मैं अपने परम मित्र प्रोफेसर BP त्यागी साहब का एक संक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत करूं। प्रोफेसर त्यागी, जो कि DBS कॉलेज से अब रिटायर्ड हैं, और इन्होंने अपनी लंबी सेवाएं शिक्षा के क्षेत्र में दी। लगभग 42 वर्ष तक ये अध्यापन एवं शोध कार्यों में व्यस्त रहे। इसी बीच इन्होंने इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स से जुड़ करके उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देना शुरू किया, और अब ये पूरी तरह से इस भौतिकी अध्यापकों की परिषद के अंदर रच बस गए हैं कि उनके बिना कई कार्य हो ही नहीं सकते, ऐसा लगता है। उन्होंने पिछले वर्ष ही IAPT की सभी परीक्षाओं के चीफ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के रूप में कार्यभार संभाला था, और इसके पहले भी वो एक परीक्षा करवा रहे थे, और तब से इसकी प्रगति, इन परीक्षाओं में अभूतपूर्व प्रगति हुई। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि वो बहुत ही
डेडिकेटेड और एक अत्यंत मतलब कुशल मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं। उनके अंदर बहुत अच्छी मैनेजमेंट की कुशलता भी है और उनका संपूर्ण ध्यान उनके सामने जो 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 भी काम है उनको सफल में कैसे बनाया जाए इस पर लगा रहे, ये मैंने देखा है। तो उनके इस लंबे अध्यापन के अनुभव का लाभ आज छात्रों को मिलने वाला है और वे एक बहुत ही आकर्षक विषय पर, जो कि छात्रों के कोर्स में भी है, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उस पर अपना व्याख्यान देंगे। मैं आदरणीय त्यागी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें और उससे हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। प्रोफेसर त्यागी, धन्यवाद आपका सर। व्याख्यान। My words of thanks to Professor Jain. Thank you very much for saying so much about me. मैं तो बेसिकली IAPT का एक, जैसे वो कहते हैं ना पॉलिटिक्स वाले, कार्य करता हूँ सर। IAPT के कामों को, जो भी काम मिलता है उसको करता रहता हूँ। चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हुए, डियर प्रोफेसर देवेश त्यागी, the President of UP Council, Dr. Akhilesh Tiwari, Secretary of UP Council, and all my esteemed colleagues and members from RC4, and if any other RC from IAPT. And dear students, to start with today's talk, I may kindly be allowed to share the screen. Akhilesh ji, may I share the screen? जी जी, यस सर। वेरी नाइस सर। So, it is thermodynamics, the second law, and the third law. In this talk, we shall discuss the essence of the laws of thermodynamics, in particular the second law, the third law, and other relevant topics. Though I have to talk about second law and third law, but still, to begin with, we shall have to go back to first law, please. So I'll be talking the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics expresses an equivalence between heat and work. It says that heat can be converted into work and work can be converted into heat, but fails. Where are the failure of first law of thermodynamics? Before going to second law of thermodynamics, we have to talk limitations of the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics simply tells us that this much heat can be, if this much heat is converted into work, we will get this much work. W is equal to JQ. But it does not say whether such a conversion will be possible or not. For the student, I simply say, we can talk of that here is a pen in my hand, and this pen is worth rupees 10.
So if I have the pen, I can have ₹10, and if I have ₹10, I can have the pen. But it is not that simple. If the pen is with a shopkeeper, he can get ₹10. But if the pen is with me, nobody will give me ₹10. So it is not always possible that heat can be converted into work, and work can be converted into heat. So we have to see, of course, work we can convert into heat, but for the conversion of heat, we have restrictions. So this is the limitation of first law. First law says that heat can do work. We have studied the heat engine in which we burn coal, get steam, and from that heat we run the engine. Nowadays we have diesel engine, but many of you might have heard about the steam engine. I propose another situation. Suppose I have a tank full of water in the train. I get it freezed. When water is freezed, freezing water, we have to extract heat from it. So taking that heat, can we make the engine run? And the answer is no. Just by cooling the water, further cooling, we cannot make the engine run. We can make the engine run when we have the heat from steam. So there are some failure of the first law of thermodynamics, or we have to say under what condition it works. So these restrictions, these constraints are explained by way of second law of thermodynamics. So second law of thermodynamics says nothing except of those constraints which are implied onto the first law of thermodynamics. I now talk of the second law of thermodynamics has been stated by different scientists in different words. Many physicists have worded it in their own way. Of course, all have different wordings, but the sense and the meaning are always the same. In the words of Kelvin, the Kelvin statement is, it is impossible by means of an inanimate material agency. It is impossible by means of an inanimate material agency to drive mechanical effect by cooling a portion of matter below the coldest of surround. किसी भी वस्तु को सराउंडिंग में सबसे नीचे के टेम्परेचर से और ठंडा करके मैकेनिकल इफेक्ट्स प्राप्त नहीं किए जा सकते. We can make many powerhouses running from the water at the top of Himalaya, from glaciers at the top of Himalaya. We always say we are in short of water, but we have Bay of Bengal, because that water in the lowest level is not useful. So here we say this thing. In words of Planck, it is impossible to construct an engine. It is impossible to construct an engine which, working in a complete cycle, will produce no effect other than the raising of a weight and cooling of a heat reservoir. ऐसा इंजन बनाना असंभव है जिसका कार्य मात्र किसी वेट को उठाना और रिजर्वायर को ठंडा करना हो. इसको हम समझ सकते हैं कि रिजर्वायर को ठंडा करके जो हीट हमको, जो एनर्जी हमको मिल रही है, उससे हम वेट उठा लें. मात्र ऐसा होना संभव नहीं है. इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम कपल करके एक साथ बात करते हैं, एंड वी स्पीक ऑफ Kelvin-Planck statement. According to Kelvin-Planck, it is impossible to construct a device which, operating in a cycle, has the sole effect of extracting heat from a reservoir and performing an equivalent amount of work. It is impossible to construct a device which, operating in a cycle, has the sole effect of extracting heat from a reservoir and performing an equivalent amount of work. तो ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट हैं. इनके वर्ड्स समझ में आपको आने चाहिए. इनको समझाने के लिए थोड़ा सा हम और बात करेंगे. एक सिंपल वर्ड अभी तक जो निकल करके आया है वो ये है कि whenever we talk of an engine, every one of you,
the students must be knowing that an engine essentially have three components: the source, the sink, and the working substance. And in these statements, we have said that we take heat from source and perform equivalent amount of work. This is not possible. Whenever we perform an activity, there has to be some waste. We will always waste. We will always need sink. So the second law may also be stated as sink is an essential part of an engine. Sink is an essential part of an engine. We have to have a waste, means the complete conversion of heat into work is not possible. Whatever the heat we extract from the source, we cannot completely convert into work. In other words, you can also say a perpetual motion machine of second kind is impossible. This is also the statement of second law. So these are the different words for second law of thermodynamics. The other approach of defining second law of thermodynamics, speaking of second law of thermodynamics, is the Clausius statement. The Clausius statement says it is impossible for a self-acting machine working in a cyclic process unaided by an external agency to transfer heat from a body at a low temperature to a body at higher temperature. ऐसी एक स्वचालित मशीन जिसको कहीं बाहर से मदद नहीं मिले, बनाना असंभव है, नहीं बनाई जा सकती, जिसका मात्र कार्य यह हो कि एक ठंडी वस्तु से हीट ले और उस पूरी हीट को गर्म वस्तु को दे दे. In other words, in simple word, the statement of second law may be heat cannot flow of itself from low temperature to higher temperature. As we know, water flows from higher level to lower level. Water can flow from Himalaya to Bay of Bengal of itself, but not from Bay of Bengal to Himalaya. Same is here, heat cannot flow of itself from a cold body to a hot body. This is the essence of the second law of thermodynamics. Now, so far, we have given, we generally speak that there are two statements of second law of thermodynamics. One is in terms of the working of an engine, and the other is in terms of working of a refrigerator. Even though the two statements are differently worded, but they have the same meaning. The two statements are equivalent. Though the two statements of second law of thermodynamics, one based on the working of an engine, while the other based on the working of a refrigerator, are differently worded, yet they are equivalent. In other words, one implies the other. They have the same meaning. They say the same thing. To see this, let us just have a look to it. Let us consider a refrigerator. Let us consider a refrigerator which takes heat Q2 from a low temperature reservoir and delivers the same Q2 to the source at high temperature without getting any work done from any external agency. This clearly violates the Clausius statement. If I consider a refrigerator, एक ऐसा रेफ्रिजरेटर हम ले लें जिसका मात्र कार्य हो कि एक ठंडी वस्तु से हीट निकाले और एक गर्म वस्तु को दे दे बिना किसी बाह्य मदद के, तो according to Clausius, this is not allowed. Suppose it is working, that means we are violating Clausius statement. Let us look to the other one. Let us consider now an engine working between the same temperaure limits T1 and T2, and let this engine takes heat Q1 from the source, does a work W equal to Q1 minus Q2, and it rejects Q2 to the sink. As far as the working of this engine is there, it is perfectly in order. It is all right. This works well. Now, let's see what happens if we join these two devices together. If we join the two devices together, the engine and the refrigerator, this becomes a single unit which takes heat. Engine takes heat Q1 from the source. Refrigerator gives heat Q2 to the source. So it takes net heat Q1 minus Q2.
and the engine is doing work Q1 minus Q2. That means the whole heat taken from the source has been converted into work and no heat is given to the sink. This violates the first statement, the engine statement of the first law. So this implies me that if we have a situation where Clausius' statement is wrong, definitely it will mean that the engine's statement of second law of thermodynamics based on working of an engine is also wrong. Let us take otherwise also. Let us consider the other case for the violation of the first statement, meaning the engine-based statement. Taking heat Q1 from source and converting the whole into work, no heat is given to the sink. We consider such an engine जो सोर्स से Q1 हीट लेता है और Q2 हीट सिंक को नहीं देता बल्कि Q1 की Q1 हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देता है. ऐसा इंजन संभव नहीं है according to the first statement. Let us now take a refrigerator which is working well, which takes heat Q2 from the source, gets a work W from outside equal to Q1 and delivers Q2 plus Q1 to the source. Answers the second statement, this is all well. The refrigerator is okay, it takes heat Q2 from the source and gives more heat to the, it takes heat Q2 from sink and gives more heat to the source. But if again I couple the two together, if we couple it together, the engine takes heat Q1 from the source, does work Q1, and this work it gives to the refrigerator. So its refrigerator is not taking any work from outside now. And now the whole device has become that it takes heat Q2 from the source and delivers Q2 to the sink. It takes heat Q2 from the sink and delivers Q2 to the source. So this is the violation of the second law. So this clearly tells us that violation of the first statement is the violation of the second statement. So the two statements, though differently worded, have the same meaning. Okay, the violation of first law violates the second and vice versa. So this is all about the second law of thermodynamics. Now, as a consequence of this second law, the heat engine and all that, we have the concept of entropy. Let us see. Right, in 1854, Clausius introduced the concept of entropy. There was one important problem looked at this place. We used to speak temperature remains constant during an isothermal process. An isothermal process is the one in which the temperature of the system remains unaltered. Volume remains constant in isochoric process. Pressure remains constant in isobaric process. The question is, what remains constant during an adiabatic process? Students, this question might have come to your mind. What remains constant during an adiabatic process? An answer may come. No heat is given or taken. We cannot say heat remains constant. No heat is given or no heat is taken during an adiabatic process. But heat, not heat, Q, the heat energy, heat content, that is not an extensive property. Heat is not a state function. It cannot be defined. It cannot be used to define a state. We cannot level a process by saying something about Q because it is not a state function. It is a path dependent function. It depends on path followed. And so we were left unanswered what remains constant during an adiabatic process.
Clausius looked through the working of a Carnot engine. You all have studied Carnot engine in some other lecture. Now I'll here talk of, if we consider three parallel isothermals at temperature T1, T2, T3 as shown in this figure, and two adiabatics A1 and A2. Let Q1 be the heat taken going from A to B, Q2 D to C, and Q3 F to E. If we look to this process and you look at the Carnot engine, according to the working of Carnot engine, anybody can claim that Q1 by T1 is equal to Q2 by T2 is equal to Q3 by T3. So here we see that if we go here from A to B, heat Q1 is taken. But if I go from A to B by a path as A, D, C, B, the heat taken is Q2. And if I go by the way through a path A, D, F, E, C, B, the heat taken is Q3. So in going from A to B, there are different value of heat. So heat cannot be used to define the function. However, the most interesting thing which we have come across here, which we have got over here by the discussion of Carnot engine, that Q1 by Q by T is the same by whatever the path you go. If I go from A to B, Q1 by T1. If I go by A, B, C, B, it is Q2 by T2. And if I go through A, B, F, E, C, B, it is Q3 by T3. And according to Carnot engine, Q1 by T1 is equal to Q2 by T2 is equal to Q3 by T3. So we have got a new quantity Q by T, which can be taken to define a state. And if I pass through an adiabatic process also, there's no problem in it. So we have defined this new quantity as the change in entropy. And we have taken it, we have said that entropy is the physical property. The basic question can now be answered as entropy is the physical property which remains constant during an adiabatic process. So we say entropy remains constant during an adiabatic process. So all the four processes, isothermal, isochoric, isobaric, and adiabatic, we have said now T remains constant in isothermal, volume remains constant in isochoric, pressure remains constant in isobaric, and entropy remains constant during adiabatic process. Even sometimes we name an adiabatic process as an isentropic process. Thus, we define entropy as the property which remains unaltered during an adiabatic process. Some facts about entropy. I will like to talk something. Physically, entropy may be considered as a thermal inertia. We can call entropy of a system may be referred to something as thermal inertia. And as in mechanics, we generally say mgh is equal to the energy. G is a constant, so m into h, mass, the inertia, h is height. Equivalent to height, water falls from higher height to lower height. Similarly, heat flows from higher temperature to lower temperature. So equivalent to height, the quantity in thermal physics is temperature. So getting this analogy, I can say that entropy may be considered as thermal inertia. Entropy is an extensive property of the system, saying that S is equal to S1 plus S2. Let me take 1 minute for you. Many of the students may not be knowing what are extensive and intensive properties. If I take 1 bucket of water, its temperature may be 40 degrees Celsius. I can take 2 buckets of water whose temperature is 40 degrees Celsius. So any amount of water can have the same temperature.
Such a property which does not depend on the matter content is known as intensive property. Is known as intensive property. And the properties which depend on the matter content are known as extensive property. Okay? So entropy is an extensive property. Unit of entropy is joules per Kelvin. Entropy always increases. In natural processes, whatever the happening on the nature on every day, in natural process, entropy always increases. It should be understood well that this is a very good statement, very important statement. Students must learn it very well. The entropy of an isolated system whatsoever always increases or remains constant according as the process it undergoes is irreversible or reversible. If a system undergo a process which is irreversible, entropy will increase. If a process is reversible, entropy will remain constant. So entropy either will remain constant or it will increase. But be sure it is by way of natural processes. By force you can do entropy to decrease. That we will take later. However, this statement, once again, I am repeating, the entropy of an isolated system whatsoever always increases or remains constant according as the process the system undergoes is irreversible or reversible. Next is change in entropy in a reversible process. Now, we have so far taken that the entropy is dq by t. Q by T, the quantity Q by T is the change in entropy. So if I take a reversible process, the best example can be Carnot cycle. And when you are taking of a Carnot cycle, the entropy of the source decreases by Q1 by T1. And that of the, from source we are taking heat, its entropy decreases Q1 by T1. And that of the sink increases by Q2 by T2. Therefore, since Q1 by T1 is equal to Q2 by T2, next change in entropy is 0. So you can confirm it that the net change in entropy during an during a reversible process is 0. Entropy always increases in an irreversible process. If the process is irreversible, entropy always increases. You know very well, here I can talk something. If you talk of an engine, for a Carnot engine, if you take, just 1 minute. For a Carnot engine, the efficiency here is 1 minus T2 by T1. And the efficiency for any other engine is 1 minus Q2 by Q1. And since efficiency of any engine cannot be as great as the Carnot engine, so eta is more. So here it comes Q2 by Q1 is more than T2 by T1. Q2 by Q1 is more than T2 by T1. So you can say Q2 by T2 is more than Q1 by T1. This clearly shows that the entropy increases. This clearly shows you that the entropy always increases. So in any process, irreversible process, most of the natural processes are irreversible processes. In such a process, entropy always increases. You can take one more example over here. I just talked that suppose there are two bodies. This is a body A and this is a body B. This is at temperature T1 and this is at temperature T2. Heat goes from T1 to T2 means T1 is more. Its entropy will decrease by Q by T1. And its entropy will increase by Q2 by T2. And obviously here, because T2 is less, so Q2 by T2 is more. So entropy always increases in an irreversible process. Now, the principle of increase of entropy
and the degradation of energy. Principle of increase of entropy and degradation of energy. As we see through the working of a Carnot engine, whenever a Carnot engine is working, it is taking heat from the source and giving heat to the sink. Of course, that is an ideal situation. Neither the source temperature goes down nor the sink temperature goes up. But in practice, if we take a realistic situation and we take heat from a body, its temperature will come down. And if we give heat to the sink or a cold body, its temperature will go up. So temperature difference will decrease. And decreasing of the temperature difference, decreasing of the temperature difference will reduce the efficiency of your engine. Will reduce the efficiency of your engine, hence the available energy will decrease. So increase of entropy tends to degradation of energy. And next topic is entropy and unavailable energy. As I have just told you that whenever the systems are working, the hotter things are getting colder and colder things are getting hotter, the temperature difference is growing narrow, and growing the temperature difference narrow means the efficiency of the engine will be less. So unavailable energy will increase. Entropy is increasing and we are getting unavailable energy. Available energy is being converted into unavailable energy. एक जमाना था जब आप 4,000 रुपए का 5,000 रुपए का एक स्कूटर खरीद लिया करते थे. आज 50,000 रुपए में एक स्कूटर नहीं आता. So your money value is going down. Similarly here, as entropy is increasing and increasing, the available energy is decreasing and unavailable energy is increasing. So this is the concept of entropy and unavailable energy. Another very important concept of entropy is entropy and disorder. Entropy and disorder. Understand it. This is very important in examinations also. It is asked. When we suppose we consider a simple gas in which the molecules are in random motion. When we give heat to a gas, its entropy will increase. In simple way, getting energy, the kinetic energy of molecules will increase. Hence, their velocity of random motion will increase. The molecules will move more randomly, more and more randomly. The result is the system will become a disordered system. So, entropy का बहुत घनिष्ठ संबंध है disorder से. हम ऐसे शब्दों का उच्चारण भी कर सकते हैं कि entropy is the measure of disorderliness. Entropy of a system is the measure of its disorderliness. More the disorder, more the entropy. What we can say that as soon as the moment the teacher goes out of a class, the class gets to a complete disorder, means entropy has increased. And as soon as the class comes into the teacher comes into the class gets into order, so entropy has decreased. If we go to decreasing the temperature, the violent molecular motions will cease and entropy will decrease. You can think of at absolute zero, the entropy will zero. We will talk later that this is nothing but the third law of thermodynamics. So entropy refers to disorder. In simple words, entropy is the measure of disorderliness. One can thus formulate that actually we are talking that every moment we are having irreversible processes in which the entropy is increasing. So one can thus formulate that ultimate destiny of the universe is not an ordered state, rather a chaos. So this is about the entropy. Let us talk something more. Mathematical form of second law. We have written the mathematical form of first law as dq is equal to du plus p dv. Similarly, we have defined here ds is equal to dq by t. Change in entropy is dq by t.
So dq by t, we can say dq is equal to t ds. dq is equal to t ds. This is the second law of thermodynamics, or this is the mathematical form of second law of thermodynamics. This is second law of thermodynamics. So अखिलेश जी, कुछ स्टूडेंट्स का कोई क्वेरी क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है चैट बॉक्स में? हेलो, अभी तक किसी ने हाथ नहीं उठाया है। मैं चलता रहूं सर, कुछ ठीक चल रहा? बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, आप चलिए, आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। So mathematical form of second law is dq is equal to tds. Now here I have just taken a few examples, one or two examples, very simple. Entropy of a perfect gas. Sir, please, I am interrupting you. Students are requested to speak in Hindi too. अरे अच्छा, मैं सॉरी सर, I'll definitely. यहाँ हम बात कर रहे हैं परफेक्ट गैस की एंट्रोपी की. Calculate the entropy of a perfect gas. Entropy is a calculatable factor. So we can calculate. According to second law, dq is equal to tds, or entropy is ds is equal to dq by t. So we can write s. ds will be, this is ds here. Oh no. Just a minute. Yes, this ds is equal to dq by t. So knowing this, we can calculate the entropy. Here I write, just see, s is equal to total, but ds था, integral कर दिया, तो it will become dq by t. Or we know dq is equal to du plus p dv. This dq could be written du plus p dv, is it? So p dv is here and du can be written cv dt. And out of this cv, I can take cv even outside the integral. So it will be dt by t. And here this p dv by t. So here in this integral, we have three variables: pressure, volume, and temperature. So it becomes difficult to integrate such a function. So what we make use of PV equal to RT. PV by T equal to R, or P by T is equal to R upon V. So if I substitute here R upon V and take R outside, so this is left as dV by V, and the student can very comfortably integrate it now. And we can have dV by V as log V2 by V1. And R can be replaced by Cp minus Cv. Everybody knows it, Mayer's relation. And this is Cv ln T2 by T1. So this expression gives me the entropy of a perfect gas. I hope it should be comfortable. Such calculations may be carried out. Many more questions on entropy calculation. Next. I've taken one or two problems similar over here. They can take 1 mole of oxygen, expands isothermally to 4 times its volume. So volume becomes 4 times V4. Original volume was V and now it is 4V. Find the change in its entropy in terms of gas constant. So आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो T में कोई चेंज नहीं आएगा. जब T में चेंज नहीं आएगा तो du में चेंज नहीं आएगा. तो dq here for u dq will be only equal to p dv, right? Or dq by t will become this t, and this p by t again can be taken dv by v. So you have to integrate from v to 4v, and you can calculate it. I have left it for you to do. 1 mole of an ideal gas at absolute temperature T undergoes free expansion so as to double its volume. Show that the change in entropy is delta S is equal to Nk ln 2. This could be an interesting problem for the student. Of course,
वेरी सिंपल एंड इजी। यहाँ एक दो शब्द इंपॉर्टेंट हैं, एन के, एन इज Avogadro's number and K is Boltzmann constant. And you know this Nk is nothing but the gas constant R. So intentionally I have put instead of R people are conversant with. So I have introduced Nk. And free expansion to double the volume. Since the volume is getting double, so 2V by V will give ln2. Important thing here to understand for the student. स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि द वर्ड इज यूज फ्री एक्सपेंशन। तो आपको यह समझना होगा कि फ्री एक्सपेंशन शब्द का मतलब होता है कि फ्री एक्सपेंशन में गैस का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, जो इस क्वेश्चन में नहीं बताया गया है, जो स्टूडेंट को अपने मन से समझना होगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर T था, T ही रहेगा। So change in entropy will be Nk ln2। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स बच्चे अपनी डेली प्रैक्टिस में कर सकते हैं। I wish to go ahead, please. Oh, one more question for entropy. Calculate the change in entropy when 50 gram of ice at minus 20 degrees C is converted into 50 gram of steam at 100 degrees C. एक छोटा सा सवाल, बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, मैंने ले लिया। हाँ, ऐसा ना करें भाई कि न्यूमेरिकल समझ करके इससे बोर होने लगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए। We have understood that ds is equal to dq by t, and now we have to take dq. Please come with me here. dq, जब हम 50 ग्राम पानी को 50 ग्राम स्टीम बनाएंगे तो 4 प्रोसेस हम अंडरटेक करने जा रहे हैं। वी आर अंडरटेकिंग 4 प्रोसेसेस। पहला प्रोसेस हमारा होगा कि पानी का टेम्परेचर आइस का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है, तो आइस को हम 20 डिग्री से 0 डिग्री के आइस में लाएंगे। पहले आइस को -20 डिग्री से 0 डिग्री तक लाएंगे, फिर 0 डिग्री आइस को 0 डिग्री पानी में बदलेंगे, फिर 0 डिग्री पानी को 100 डिग्री वाटर में बदलेंगे, और फिर 100 डिग्री के वाटर को स्टीम में बदलेंगे। तो ये चारों प्रोसेस मैंने यहाँ लिखे हैं। पहले द हीट टेकन इन चेंजिंग द टेम्परेचर इज mc d theta, mc delta t by t, and ml by t, or mc delta theta by t and ml by t. So you can understand it and can carry out the calculation. You must know the specific heat of ice is 0.5 calorie per gram, while the specific heat of water is 1 calorie per gram. But specific heat of ice is 0.5 calorie per gram. Latent heat of ice is 80 calorie per gram, and latent heat of steam is 540 calorie per gram. So with these calculations you can very easily carry out. Now we come to third law of thermodynamics. Towards the beginning of 20th century, Nernst proposed a general principle supported by series of experimental studies pertaining to the calculation of atomic heat at low temperature. Low temperature physics was a matter of interest. The same is nowadays called as the third law of thermodynamics. According to Nernst, the entropy of an isolated system whatsoever tends to a universal constant as temperature tends to 0. This universal constant has a 0 value. In simple words, the entropy approaches 0 asymptotically. This is Nernst's statement, and in fact this statement is only known as the third law of thermodynamics. Entropy of any isolated system approaches 0 value asymptotically. The idea has further been extended to other thermodynamical properties and potentials, starting from heat capacity, saying that heat capacity of all solids tends to 0 as the temperature tends to 0. So does the internal energy as well as the entropy.
This statement, termed as Nernst heat theorem or the third law of thermodynamics, had been very useful in studying the nature of thermodynamical systems in the neighborhood of absolute zero. In fact, entropy makes that the third law of thermodynamics states that entropy tends to zero at absolute zero. In other words, we can say that the third law refers to unreachable of absolute zero, because the conditions are asymptotic, which we are of course not going to achieve. Its importance lies in the fact that it permits the calculations of absolute value of entropy and the physical interpretation of thermodynamical properties such as Helmholtz free energy and Gibbs free energy near absolute zero. तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको ये कहता है कि प्रत्येक सिस्टम की एंट्रोपी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर एक यूनिवर्सल कांस्टेंट हो जाती है जिसका वैल्यू जीरो होता है. इनफैक्ट नॉट ओनली एंट्रोपी, दूसरी थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज सिस्टम्स की वो भी धीरे धीरे एब्सोल्यूट जीरो की ओर जाते जाते कांस्टेंट को अप्रोच करती हैं, एंड दैट कांस्टेंट इज जीरो फॉर ऑल. एंड ये लॉ हमको अनअप्रोचेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो को भी दर्शाता है. द नेक्स्ट इज चेंज ऑफ स्टेट. यहां पर हमारे सामने कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं, अक्सर आती हैं, जहां हम पानी को उबालकर स्टीम बना लेते हैं या पानी को जमा करके बर्फ बना लेते हैं. वी ऑफन discuss the change of state of substances from solid to liquid or liquid to solid, liquid to gases, vapors at boiling point, solid to liquid at melting point. We shall discuss some interesting results here pertaining to such situations. Many of you may be knowing about this Clausius-Clapeyron equation. Here in this figure, I have just named something here. These are the two isothermals A, B, C, D and E, F, G, H. These are the two parallel isothermals drawn over here. In this one, B and F, at point B and F, the substance is purely liquid state. C to G, the substance, C and G, the substance is in vapor state. And V1 and V2 denote the volume of 1 gram substance when it changes state. V1 is in liquid state and V2 is solid state. Okay, so this is the two isothermals. If we draw two adiabatics here, one is FM and one is GN, this becomes a Carnot engine. And I just talked to this. For the working of a Carnot engine, we can say Q1 by Q2, Q1 by T1 is equal to Q2 by T2. So is done over here. This L plus DL upon T plus DT is equal to L by T. This results into L plus DL upon L is equal to T plus DT by T, or DL is equal to L by T into DT. Also in the same figure, if we see the work done here is the pressure here is P plus dP and here it is P. So change of pressure is dP and the change of volume is V2 minus V1. So work done will be equal to dP into V2 minus V1. And this quantity here, the heat absorbed, that refers to the work done. So these two can be equated. dP into V2 minus V1 is equal to L by T dt. And we can get this equation, which is famously known as the first latent heat equation or the Clausius-Clapeyron equation. dP by dt is equal to L upon T V2 minus V1, where V2, V1 are a specific volume, L is the latent heat. The unit of latent heat is taken here in terms of work, that is joule. The latent heat has to be taken in joule. This represents the very useful Clausius-Clapeyron equation. The importance of this equation is seen through the following points. Effect of pressure on boiling point. This equation tells us
Please see here, if the pressure increases, the quantity on the right has to be evaluated. The latent heat is positive, T is positive. If we consider the change of water into steam, say, for 1 gram of water, the volume is 1 cc, but for 1 gram of steam at 100 degrees C, the volume is 1671 cc. So change in volume is 1670 cc or 1.670 meter cube per gram. Okay, and we can find the change in pressure. So accordingly, we can find the change in temperature. So this tells me, since V2 is greater than V1, that with the increase of pressure, the boiling point increases, and with the decrease in pressure, the boiling point decreases. You must have heard, these are the cases, same cases have been given here. We have heard this is a numerical problem for 1 gram of water vapor at 100 degrees C and 1 atmospheric pressure. Occupy a volume of 1.671 liter. Calculate the vapor pressure at which the water boils at 90 degrees C. One thing here I wish to talk, this may be calculated simply by you people. This is the second equation before that. I wish to say here, quite often we have heard in our common language that when we go up in the high up in the mountains, it becomes difficult to cook the food. It is in fact because the pressure decreases and the boiling point decreases, and the water boils before cooking the food. तो फूड के कुकिंग स्टेज तक हम पहुंचते ही नहीं है. इन सिंपल वर्ड्स, जब सपोज कर लें आपका फूड जो है 95 डिग्री सी पर बॉयल होना है, पकना है, लेकिन पानी 92 डिग्री तक जाकर के ही स्टीम बन के उड़ जाता है, तो इसलिए खाना नहीं पक पाता. इन प्रेशर कुकर वी इंक्रीज द प्रेशर, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो स्टीम बनाने में हीट खर्च नहीं होती, सारी हीट खाना बनाने में खर्च होती है, इसलिए कम ईंधन में खाना बन जाता है. तो ये सब प्रैक्टिकल लाइफ को आपको समझाता और सिखाता है. मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ लूं भाई. उसी इक्वेशन से, उसी ग्राफ से जो फिगर थी, हम ये भी ले सकते हैं कि यदि हम उस फिगर में एक क्लोज कर्व यहाँ पे कंसीडर करते हैं, जस्ट प्लीज फ्रॉम दिस इज जस्ट a minute. यदि मैं यहां पर बी एफ जी सी एक कर्व ले लेता हूं, तो इस कर्व के थ्रू यहां पर हीट लगेगी C1 dt, टेम्परेचर dt बढ़ रहा है, यहां पर L प्लस DL, यहां पर जाकर के C2 dt वापस हो जाएगी और यहां जाकर के L मिलेगी. तो कंप्लीट साइकिल को यदि हम लेते हैं इसमें, तो ये होगा कि हीट विल बी C1 dt प्लस L प्लस DL minus C2 dt minus L. So total heat taken will be C1 minus C2 dt plus DL, and we can write it equal to L by T dt as was done there. So this way we can write an equation here that C1 minus C2 is equal to DL by dt. That side we can take, so L by T. So C2 is equal to C1 minus L by T plus DL by dt. This is Clausius equation or the second latent heat equation. Here C1 is the specific heat of water vapors and C2 is that of saturated water vapor. C1 is specific heat of water and C2 is specific heat of water vapors. So there is a common question normally asked in examination: obtain the specific heat of water vapors. So C1 is 1 L by T, and this you can get, I have given a problem here, just here. The latent heat of latent heat of water is given by L is equal to 800 minus 0.705 T calorie per gram. So if we take this, we can find DL by dt, we can find L by T, and we can take C2. So interesting thing is here, C2 comes minus 1.45. ये interesting result है भाई.
Specific heat is the heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius. 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी स्पेसिफिक हीट चाहिए, दैट इज स्पेसिफिक हीट। तो यहां पर देखिए माइनस में आ रहा, इसका मतलब स्टीम का टेम्परेचर अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हीट माइनस होगी क्या? यस, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। दिस कंसेप्ट कैन बी अंडरस्टूड बाय दीज स्टूडेंट्स कि जब हम सैचुरेटेड वाटर वेपर्स का टेम्परेचर मान लो 110 डिग्री से 111 डिग्री करते हैं तो उसको हम कुछ हीट देंगे, परंतु हीट देने के बाद 111 डिग्री पर वो जो वेपर्स हैं सैचुरेटेड नहीं रहेंगी। उनको सैचुरेट करने के लिए हमको उसमें से कुछ हीट वापस विड्रॉ करनी पड़ेगी, और विड्रॉन हीट इज मोर देन द हीट गिवन। इसलिए हम कहते हैं कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वेपर्स इज नेगेटिव। सो विद दिस showing that the specific heat of water vapors is negative. How to explain this? I have already explained you. Now I have to talk a little bit about त्यागी जी, अभी कितना टाइम लगेगा आपको? थोड़ा सा टाइम और ले लूं सर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, हाँ थोड़ा सा। हाँ चलेगा सर? हाँ देवेश जी, ये तो हमारे डॉक्टर देवेश त्यागी बताएंगे कि आगे क्या प्रोग्राम है। देवेश जी से मैं कह रहा हूँ, जी सर। देवेश जी 10 मिनट ले लूं जरा? जी सर, 10 मिनट में कर लीजिए। हाँ, तो यहां पर मैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स की कुछ बात करना चाह रहा था। तो so far we have studied in thermodynamics, we have to know that we have 4 thermodynamic potentials: U, H, F and G. Internal energy, enthalpy, Helmholtz energy and Gibbs free energy. And 4 thermodynamical coordinates: pressure, volume, temperature, entropy. स्टूडेंट्स को मैं याद दिला दूं, ये अच्छे से वो जान जाएं, हम थर्मोडायनेमिक्स कह रहे हैं तो P, V are mechanical variables and T and S are known as thermal variable. All the 4 are known as thermodynamical variables. Now internal energy, if we take according to the first law, you all know dq is equal to du plus dw, but dq is tds. So taking all this, you can always write dq is tds du plus pdv, or du is equal to tds minus pdv. तो यहां से हमको ये लग रहा है कि u is changing with s and v, so I can write u as a function of s and v. इसको s और v का फंक्शन लिख सकते हैं as u is equal to usv, or we can do du is equal to du by del u by del s at ds, del u by del s at constant v in ds, plus del u by del v dv at constant s. तो ये पहली और दूसरी इक्वेशंस को यदि हम कंपेयर करें तो ds का कोफिशिएंट दोनों में वी कैन राइट, what we can write is t is equal to del u by del s and p is equal to this one, p is equal to minus del u by del v. अब इसको अगर सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट कर दें हम यहां पर से, del t by del v at s is equal to del 2 u by del v del s. Similarly, del p by del s is equal to del 2 del s del v. The second derivatives are 2 equal, so left hand side should be equal. Del t by del v should be equal to minus del p by del v. This gives you first Maxwell's relation. तो this way मैंने चारों क्वांटिटीज को एक एक करके इसी तरह से रिलेशन लिए हैं। एक को जरा आराम से समझा देता हूं आपको। Yes, this is enthalpy. Enthalpy is the total heat content, total energy, and H is defined as U plus PV. So we can write DH is equal to DU plus PdV plus VdP. अब यहाँ पर DU plus PdV is TdS. So you can write DH is equal to TdS plus VdP. And writing this, you can write DH, H can be written as a function of S and P. And writing a function of S and P, you can write DH is equal to this and V equal to this. Oh, DH is equal to, sorry, this is something wrong done over here. Oh yes, this is not D. This is T really here. This should be, sorry, this should be T over here. I'm sorry, DH लिखा गया गलती से, टाइम भी नहीं इतना. dt is equal to del h by del s and v is equal to del h by del p. और इनको अगर हम कंपेयर करें, t is equal to, यहाँ पर ये जो है t इसके बराबर बन जाएगा,
और जो है v है वो इसके बराबर बन जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिखा गया शायद। तो t is equal to del h by del s at p and v is equal to del h by del v at s। अगर इसको सेकंड बार डिफरेंशिएट करता हूं मैं तो ये इट विल बिकम फर्स्ट टाइम्स del t by del p is equal to del 2h by del p del s and del v by del s is equal to del 2h by del s del p. So this gives me this relation. This is second Maxwell's relation. अब h के बाद next quantity we can take f, the free energy. Free energy is defined as F is equal to U minus Ts. dF is equal to du minus Tds minus sdt by differentiating. Or we can write this Tds as du plus Pdv. So this gives you dF is equal to minus Pdv minus sdt. अब इसी तरह से f को v और t का फंक्शन लिख करके हम लिख सकते हैं dF is equal to del f by del v into dv plus del f by del t into dt. अब इस रिलेशन और इस रिलेशन को कंपेयर करूं अगर 5 और 6 को, तो यहाँ dv का कोफिशिएंट p है और यहाँ ये है, तो इनको बराबर लिख देते हैं। इसी तरह से s का इसके बराबर लिख देते हैं। तो वी राइट इट माइनस पी इज इक्वल टू दिस एंड माइनस एस इज इक्वल टू दिस। अब अगर इनको डिफरेंशिएट एक बार और कर दूं मैं, तो डेल पी बाई डेल टी एट वी इज इक्वल टू डेल टू एफ बाई डेल टी डेल वी। तो ये सेकंड डेरिवेटिव दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे एंड दिस विल गिव द थर्ड रिलेशनशिप। And this is Gibbs free energy. Same way, Gibbs free energy is defined as G is equal to U plus PV minus TS. Differentiating dg equal to this much, dg comes out to be this one. So g can be a function of p and t. So when we write g is equal to p and t, the Gibbs free energy actually ये chemistry में ज़्यादा use होता है। Chemistry equations में, chemical equations में g का बड़ा important role रहता है। dg is equal to this much. And comparing again 7 and 8, dp का कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो ये v के बराबर आ जाएगा, dt के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो ये s के बराबर आ जाएगा, और उसी को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 4 मैक्सवेल रिलेशन आ जाएंगे। यहां पर मैं बच्चों को एक चीज जरा सा सिखाना चाहता हूं। I'll take 1 more minute important. Yes, ये 4 रिलेशन है। ऐसा मैंने देखा है कि बच्चों को याद नहीं रहते, तो मैं एक सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे कोई भी बच्चा कभी भी इन चारों रिलेशन को 1 मिनट में लिख लेगा। So we have 4 variables. Just see. The 4 variables are, this is T and this is S and this is T and this is S. चारों वेरिएबल, ये दोनों थर्मल वेरिएबल को मैंने 2 बार लिख लिया। ऐसे ही मैकेनिकल वेरिएबल को लिख लेता हूं P and P again and here V and V again। ऐसे मैंने इनके पेयर बना दिए। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूं डेल्टा टी को और डेल्टा पी को, ध्यान से देखिए भाई, और ये एक ब्रैकेट में बना दे, नो प्रॉब्लम। इसको अपॉन करना होगा। यहां ये टी है तो इस पी को यहां कांस्टेंट बना दीजिएगा, और यहां टी है तो इसको इधर कांस्टेंट बना दीजिएगा। और टी का साथी कौन है? थर्मल वेरिएबल एस, तो उसको यहां ऊपर लिख दीजिए डेल्टा एस। और P का साथी कौन है? V, इसको यहां ऊपर डेल्टा V लिख दीजिए। अब ये PV और TS हैं, तो P और T दोनों पहले वेरिएबल हैं, तो इसमें एक माइनस साइन और लगा दीजिएगा जब पहले या दूसरे लिए जाएंगे। तो दिस इज वन ऑफ द रिलेशन, यू कैन चेक वेयर इट इज। आई थिंक दिस इज द 4th रिलेशन, इज इट नॉट? दिस इज द 4th रिलेशन। इसी तरह एक और करूंगा मैं, इसको करिए डेल्टा एस, इसको करिए डेल्टा पी। इसमें कांस्टेंट लगा दीजिएगा एस, इसमें कांस्टेंट लगा दीजिएगा पी। इसको बंद करिए। ये डेल्टा पी का साथी है डेल्टा वी, और डेल्टा एस का साथी है डेल्टा टी। यहां पी जो है फर्स्ट वेरिएबल होता है, बट एस सेकंड होता है, इसलिए नेगेटिव नहीं लगाना है। तो ये सेकंड रिलेशन, ये बच्चों को याद हो जाएगा। ये किसी पुस्तक में, किसी किताब में नहीं मिलेगा, बट दिस इज इजी फॉर देम टू लर्न। यदि मैं इसको करें, तो डेल्टा टी कांस्टेंट वी लगाएंगे, यहां पर
डेल्टा वी कांस्टेंट टी लगाएंगे, टी का साथी एस है तो यहाँ डेल्टा एस लिख देंगे, यहाँ पर डेल्टा पी लिख देंगे, और यहाँ कांस्टेंट है टी, टी अपने आप में पहला वेरिएबल है, वी दूसरा है, इसमें नेगेटिव नहीं लगाएंगे, लेकिन इसमें नेगेटिव लगाएंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पर इसमें वी वेरिएबल कांस्टेंट आएगा। चलिए इट्स ओके, यू कैन राइट इट लाइक दिस। थोड़ा सा मुझे और करना था उसको, चलिए छोड़ देते हैं, रहने देते हैं सर। दिस इज ऑल अबाउट। थैंक्स प्लीज, थैंक यू वेरी मच फॉर ए पेशेंट हियरिंग। Now stop sharing. To stop sharing. भाई थैंक यू सो मच सर। प्रोफेसर त्यागी। बहुत सारे बच्चों की ख्वाहिश थी कि हिंदी में बोले। अरे सर सॉरी जो है, ये सुनकर मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि अच्छी इतने बात तो सारे बहुत बच्चे अच्छी है हिंदी सर, में पढ़ रहे हैं। प्रयास करना चाहिए था। तो उनको सर देहरादून में रहने की वजह से ये आदत पड़ गई हमको सर जो है। यहाँ हाँ तो वैसे यहाँ तो पर हिंदुस्तानी है। अगर उनको कोई डाउट्स या कोई प्रश्न करना हो तो मैं हाँ समझता तो हूँ कि दो प्लीज तीन। करें, और मेरा मेल ले लें, जिस बच्चे को जो भी प्रॉब्लम लगे मुझे खूब खुल के मेल लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। एक सर चैट बॉक्स पे क्वेश्चन था, हाँ बड़ा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, वाई कॉपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग, प्लीज एक्सप्लेन। ये अनुपम निधि विसारिया का प्रश्न था। बहुत सुंदर सवाल है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस आई कैन आस्क जो है। यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है, ठीक है ना, यही तो सवाल है ना। जी सर। क्यों? देखिए एक सिंपल प्रोसेस है, इसको थोड़ा सा मैं मैकेनिक्स में जाऊंगा कि पानी जो है हिमालय से बहकर बे ऑफ बंगाल में जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही सवाल है कि पानी बहकर बे ऑफ बंगाल में क्यों जाता है। बे ऑफ बंगाल में इतना पानी है, वो बह के हिमालय पे क्यों नहीं आ जाता? तो वाटर कैन नॉट फ्लो अगेंस्ट ग्रेविटी, and the second law of thermodynamics says that heat cannot flow of itself from cold body to hot body, right? इससे कंसर्न है इस सवाल। हीट स्वतः अपने आप से ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु के पास नहीं जा सकती, ले जाई जा सकती, जबरदस्ती तो ले जा सकते हैं बंदूक दिखाकर, अपने आप नहीं जा सकती। अब अगर मेरे पास कोई दो वस्तु हैं यूनिवर्स के अंदर और वो किसी तरह से टच करती हैं, तो नेचुरली गर्म वस्तु से हीट निकल करके ठंडी वस्तु के पास आएगी। तो जो गर्म वस्तु है उसकी एंट्रोपी घटेगी, कितनी? जितनी हीट आई Q अपॉन T1, और जो ठंडी वस्तु है उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी Q अपॉन T2, क्योंकि T2 कम है तो Q अपॉन T2 ज्यादा होगा, तो एंट्रोपी में बढ़त ज्यादा हुई और घटत कम हुई। तो रोजाना हम जितने भी कार्य कर रहे हैं उन सब में क्या होता है, एंट्रोपी घटती भी है बढ़ती भी है, लेकिन बढ़त ज्यादा होती है। इसलिए यूनिवर्स की एंट्रोपी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है हमको कि एक दिन दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू ए कंप्लीट chaos। शायद बच्चे को कुछ संतुष्टि हुई हो। हाँ त्यागी जी। थैंक यू सर, ये मैंने नोट किया था चैट बॉक्स से, मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन। और कोई सवाल भी हैं डॉक्टर त्यागी? सर और क्वेश्चन तो नहीं है। अच्छा, तो फिर प्रोफेसर डीपी त्यागी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद
दिया जाए और आशा की जाए कि भविष्य में भी उनसे कुछ इसी प्रकार के व्याख्यान सुनने को मिलेंगे। और डॉक्टर देवेश त्यागी और डॉक्टर तिवारी और RC4 के और जो भी माननीय पदाधिकारी हैं, सबको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और हम लोगों को भी कुछ इससे सीखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच त्यागी साहब। तो अब आपके हाथ में है प्रोग्राम। जी सर जी। तो अखिलेश सर, आगे की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। जी सर जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। सो मैं वैलिडिटी सेशन मैं चलिए आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच में। मैडम रेखा घोरपड़े इस बीच में हमसे हमारे साथ जुड़ चुकी थी। तो मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है कनेक्टेड तो है मैम। जी, म्यूट हो रही है। अच्छा, या नमस्ते सर, नमस्कार। नमस्ते 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 एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते। नाइस टू सी यू ऑल। सो मैं आज के वैलिडिटी प्रोग्राम की कार्रवाई अब शुरू करता हूं और सभी सम्माननीय आदरणीय IAPT के संरक्षक गण, सभी हमारे सीनियर प्राध्यापक गण जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय रेखा घोरपड़े मैडम, संजीव राठौर जी, अनिल जी और त्यागी सर, वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। जैन सर, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वैलिडिटी फंक्शन में, अपन समारोह में। और मैं थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम बहुत कम समय में अब हम प्रोग्राम बनाया गया। डिस्कनेक्ट ना हो जाए इसलिए नहीं कर रहे हैं ट्राई। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि वो अपने को म्यूट कर लें। तो बहुत कम समय में ये प्रोग्राम बनाया गया, जिसमें कि बहुत बड़ी भूमिका हमारे डॉक्टर संजीव राठौर जी की रही। और जब हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी में प्रोग्राम आया तो सभी ने इसका स्वागत किया और ये कहा कि हाँ, नहीं, ये प्रोग्राम होना चाहिए। और हमारे पास सिर्फ 1 महीने का समय था, लेकिन सभी लोगों ने बहुत उत्साह के साथ कहा कि नहीं, होना चाहिए, और सबके उत्साह से प्रोग्राम बना। और जैसा कि संजीव सर ने बताया कि जैसे ही उन्होंने स्पीकर्स के लिए, व्याख्यान के लिए अपने शिक्षकों से आग्रह किया कि क्या इसमें व्याख्यान देंगे, तो उन्होंने बताया 2 दिन के अंदर सारे व्याख्यान के शेड्यूल एकदम फुल हो गए और सभी सहस्र स्वीकार करते हुए कि हाँ, मैं भी देना चाहता हूँ, मैं भी देना चाहता हूँ, सारे शेड्यूल पूरे हो गए। और मैं आपको बता दूं कि इसमें हमारे 5 राज्यों के व्याख्याता हैं जो लेक्चर देने वाले फैकल्टीज हैं। केवल RC4 ही इसमें शामिल नहीं है, हमारे और भी जो रीजनल काउंसिल्स हैं उन सभी के व्याख्याता इसमें शामिल हैं, लेक्चर देने वाले। और विद्यार्थियों को फिर एक लिंक बना के जो भेजा गया, तो कुल मिलाकर आज की डेट में करीब करीब 2000 से ज़्यादा हमको रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुल संख्या में देखूं तो 2385 या 2400 के आसपास हैं। तो इनमें हो सकता है कि कुछ जो है मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हो, लेकिन फिर भी ये 2000 के आसपास होंगे इनकी संख्या। और ये सभी छात्रों की संख्या करीब करीब हमारे 10 स्टेट जो है, 10 राज्यों से हैं। केवल ये विद्यार्थी हमारे RC4 या उत्तर प्रदेश सेक्शन या उत्तराखंड से नहीं, ये 10 राज्यों के विद्यार्थी हैं
जो इसमें भाग ले रहे हैं। तो इस बात के लिए हम अपने सभी आयोजक मंडल के सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, और संरक्षक मंडल के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर हम ऐसी एक व्याख्यान दे सके। और ये ऐसा माहौल बना कि तकनीक जो ज़रूरतें थी हमारी वो भी सबके सहयोग से पूरी होती गई, क्योंकि 2000 या 2000 से ज़्यादा लोगों को जोड़ना भी एक मुश्किल काम था। उसके लिए भी प्रयास हुआ और उसमें हम सफल रहे कि भाई इतने लोगों को भी जोड़ सकते हैं। और सारे वीडियो, हमारे सारे व्याख्यान जो है रिकॉर्डेड हैं यूट्यूब पर, और बच्चा कभी भी उसको चाहे तो दोबारा खोल करके देख सकता है, और ये हमेशा उसके पास अवेलेबल रहेंगे। इसको हमने यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट किया, और साथ में ही अपने फेसबुक पेज पर भी इसको IAPT के माध्यम से लाइव सबको दिखाया। तो आशा करता हूं सभी विद्यार्थियों से कि उनको भविष्य में भी आवश्यकता होगी तो उसको खोल करके वो देखेंगे। और जैसा कि संजीव जी ने बताया कि इसके नोट्स भी बन रहे हैं और सभी बच्चों को वो बाद में सर्कुलेट करेंगे। और इस क्रम में मैं और बताना चाहूँगा कि डॉक्टर संजीव राठौर और उनका गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बदायूं की जो प्रधानाचार्य हैं डॉक्टर श्रद्धा गुप्ता मैडम, उनका भी सहयोग रहा और इस पूरे कार्यक्रम में, और मतलब एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहा संजीव जी का और उनका। और इस लिहाज से हम देखें तो आज हम उसके समापन तक आ गए हैं। और आपको बता दें कि समापन से पहले ही सभी बच्चों के सर्टिफिकेट, सभी बच्चों के लिए क्वेश्चनेयर, सब कुछ रेडी है। ऐसा बहुत कम होता है कि बाद में हम सोचना शुरू करते हैं कि भाई ये सब चीज़ें कैसे करेंगे, लेकिन सभी के प्रयास से सभी ने इतना उत्साह के साथ कार्य किया कि सब कुछ समय के साथ वेल इन टाइम होता गया। और हम आज समापन के समय ऐसा पाएंगे कि शायद हो सकता है कल परसों में ही सबको 2000 लोगों को शायद सर्टिफिकेट भी डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। तो ये एक बड़ा प्रयास है हम कहेंगे, और हम इसमें सफल हुए हैं, और आशा करते हैं कि ऐसे ही प्रोग्राम भविष्य में हम करते रहेंगे और बहुत सारे लोगों को हम IAPT से जोड़ते रहेंगे। इसी निवेदन के साथ हम आज के इस समापन समारोह पर सभी का स्वागत करते हैं। और मैं निवेदन करूंगा कि चूंकि इसके मुख्य कार्यकारी हमारे संजीव जी थे, तो उनसे भी कहूंगा कि 2 शब्द कहें, और मैं उनको आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर संजीव राठौर जी। सर बिल्कुल नमस्कार। हमारे भारतीय भौतिकी शिक्षक परिषद RC4 उत्तर प्रदेश के इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज के समापन समारोह की बेला पर उपस्थित आप सभी पदाधिकारी, भारतीय भौतिकी शिक्षक परिषद की जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर रेखा घोर पांडे जी, हमारे सेंट्रल बॉडी के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर AK जैन साहब, प्रोफेसर VP त्यागी सर, जिनके अथक प्रयासों से भारतीय भौतिकी शिक्षक परिषद विभिन्न परीक्षाओं का संचालन राष्ट्रीय स्तर पर कर पाता है। यहाँ उपस्थित सभी अन्य पदाधिकारी, RC4 के हमारे माननीय अध्यक्ष डॉक्टर देवेश त्यागी सर, RC4 के सेक्रेटरी और इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर अखिलेश तिवारी सर, उपस्थित अन्य कन्वीनर डॉक्टर अनिल कुमार सिंह सर एवं डॉक्टर TN सूर्या सर, यहाँ देश के 5 राज्यों से जिनके अथक प्रयासों से ये लेक्चर सीरीज सफल रूप से संपादित हुई है, ऐसे दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राध्यापक बंधु, जिनको मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर शेफाली फ्रॉम दौलत राम कॉलेज। राठौर जी, संजय शर्मा जी भी हैं। जी सर, हमारे IAPT के सेक्रेटरी प्रोफेसर संजय शर्मा सर, और अगर मुझसे कोई भूल हो रही हो तो इसमें क्षमा करें, मैं सबसे छोटा हूँ IAPT RC4 में भी। तो यहाँ उपस्थित
सभी वे प्राध्यापक जिन्होंने अपना सहयोग दिया है। राजकीय महाविद्यालय पुराबली मैनपुरी से डॉक्टर नीतू अग्रवाल जी, डॉक्टर शेफाली, जिनके अथक प्रयासों से हम विभिन्न लिंक बना पा रहे हैं और विभिन्न कार्यक्रम संचालित करा पा रहे हैं। और यहाँ उपस्थित मेरे श्रद्धेय गुरुजी और उत्तर प्रदेश के विभिन्न पुरस्कारों को प्राप्त जो सरकारी पुरस्कार हैं, बरेली मुरादाबाद मंडल के अवकाश प्राप्त क्षेत्रीय शिक्षाधिकारी, विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य पद पर सुशोभित रहे ऐसे मेरे श्रद्धेय गुरुजी डॉक्टर आर.पी. यादव सर, उपस्थित देश के लगभग 10 राज्यों के आप सभी छात्र छात्राएं, एक ऐसा टास्क जो चैलेंज हमारे सामने आता रहा है और जिसको हमने स्वीकार किया है पिछले सत्र में भी, जिसमें प्रोफेसर बीपी त्यागी सर का बृहद रहा है। और हम ऐसे समय में कोविड-19 महामारी से उबर रहे विभिन्न विश्वविद्यालयों के, देश के ऐसे विश्वविद्यालय जो अभी तक अपने सेशन को, सेकंड सेमेस्टर को जो एनईपी आधारित बेस्ड हैं, उनको संचालित कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। अभी विभिन्न परीक्षाएं भी संचालित हो रही हैं और सेशन पूरा का पूरा ओवरलैप हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आईएपीटी RC4 बीएससी प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों के लिए और देश स्तर पर देश के विभिन्न राज्यों के लगभग 2400 विद्यार्थियों को, चाहे वे अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हों और चाहे हिंदी माध्यम के, बड़ा सफल प्रयास रहा है आप सभी के सहयोग से। मैं सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी का व्रतहस्त हमेशा RC4 पर बना रहेगा और हम आगे आने वाले समय में अन्य प्रस्तावित वर्चुअल लैब तथा इनकी रिवीजन वर्कशॉप भी अच्छे काम करते रहे। जी जी सर, धन्यवाद। डॉक्टर अखिलेश सर। Dr. Akhilesh sir, please organize the session. Now I would like to invite Dr. Shraddha Gupta ji. Dr. Akhilesh sir. जी सर, सरस्वती वंदना। यस सर, यस सर, यस सर। जी जी, इनॉग्रल में रह गया था भाई, यहाँ पर मैं आप निवेदन करूंगा कि सरस्वती वंदना हो जाए। सर प्लीज।
कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम। सीता सावित्री दुर्गा माँ, फिर घर घर भर दे। सीता सावित्री दुर्गा माँ, फिर घर घर भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, अम्ब विमल मति दे। अम्ब विमल मति दे। अम्ब विमल मति दे। जी सर, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रद्धा गुप्ता मैम को, हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बदायूं, फॉर वेलकमिंग आवर गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर आरपी यादव। संजीव सर, श्रद्धा मैम है? Not confirm. Okay, sir. I would like to continue this. मैं अपने श्रद्धेय गुरुजी प्रख्यात भौतिकविद प्रोफेसर डॉक्टर आरपी यादव सर का संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर मेरी प्राचार्य डॉक्टर श्रद्धा गुप्ता जी किन्हीं कारणों से उपलब्ध नहीं हो पाई हैं, बीएड की परीक्षा की तैयारी चल रही है। तो प्रोफेसर डॉक्टर आरपी यादव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य और बरेली मुरादाबाद मंडल के क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी रहे हैं। आपको लगभग 40 साल का शिक्षण और शोध का अनुभव प्राप्त है। आप भौतिकी के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध शोधकर्ता हैं। आपने 45 से अधिक पीएचडी शोधार्थियों और एक एमफिल विद्यार्थी का शोध निर्देशन किया है। आपके प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स में 231 शोध पत्र, 8 संपादित पुस्तकें और पुस्तकों में 5 अध्याय प्रकाशित हुए हैं। आपने 40 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया है और 5 राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन ऑफलाइन रूप से कराया है। इसके अतिरिक्त लॉकडाउन अवधि में 40 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय वेबिनार्स आप द्वारा आयोजित किए गए हैं। आपने अपने शिक्षण अवधि में कई महत्वपूर्ण विभागों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है, जैसे नैक, यूजीसी, रूसा, डीसीएफ समन्वयक और चीफ प्रॉक्टर इत्यादि। आपको सन 2012 में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षण में शानदार कार्य हेतु यूपी सरकार द्वारा शिक्षक श्री सम्मान और सन 2015 में सरस्वती सम्मान से विभूषित किया गया है, जो यूपी सरकार के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं। आप यूपी के विश्वविद्यालयों के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के पैनल के सदस्य भी रहे हैं। वर्तमान में आप उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संचालन समिति के सदस्य हैं। मैं गर्व के साथ अनुभूति कर रहा हूं कि आप IAPT के संस्थापक प्रोफेसर DB खंडेलवाल साहब के आगरा कॉलेज में सीधे विद्यार्थी भी रहे हैं और मुझे इस बात का गर्व की अनुभूति हो रही है कि मैं उनका विद्यार्थी हूं। मैं डॉक्टर आरपी यादव सर को तहे दिल से यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे हम सभी को कुछ संस्मरणों के साथ में मार्गदर्शन करें और IAPT RC4 के साथ आपका हमेशा मार्गदर्शन रहता ही है। श्रद्धेय प्रोफेसर डॉक्टर आरपी यादव सर। थैंक यू डॉक्टर संजीव जी। मेरी आवाज आ रही है?
जी सर, आपकी आवाज आ रही है। आपका वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है तकनीकी कारणों से। सबसे पहले मैं क्षमा याचना करूंगा कि इसमें आ रहा है ऑप्शन के वीडियो स्टार्ट करें, लेकिन मुझे डर है कहीं मैंने स्टार्ट किया तो हमारा ऑडियो सहित भी चला न जाए कहीं, जी सर, इसलिए बिल्कुल आप ऐसे ही बोलिए, पहले बाद में ट्राई कर लीजिएगा सर। जी जी जी, तो इसलिए मैं बिना वीडियो के बोलना चाहूंगा। सभी विद्वानों को मेरा नमस्कार। उत्तर प्रदेश रीजनल काउंसिल द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान की 10 दिवसीय राष्ट्रीय ऑनलाइन लेक्चर सीरीज के समापन समारोह की अध्यक्षता कर रही भारतीय भौतिक शिक्षा परिषद की आदरणीय जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर रेखा घोरपड़े, आईआईटी रुड़की से अवकाश प्राप्त एवं आईएपीटी के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर ए.के. जैन साहब, आईएपीटी के विभिन्न परीक्षाओं का राष्ट्रीय स्तर पर संचालित करने वाले चीफ कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर बीपी त्यागी जी, उत्तर प्रदेश काउंसिल के अध्यक्ष एवं ऑनलाइन लेक्चर सीरीज के संयोजक डॉक्टर डी.के. त्यागी जी, एनजीपी के कोऑर्डिनेटर एवं सीरीज के दूसरे डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अनिल कुमार जी, उत्तर प्रदेश काउंसिल के सेक्रेटरी और ऑनलाइन सीरीज के आयोजक सचिव डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, राजकीय महाविद्यालय बदायूं की प्राचार्य डॉक्टर श्रद्धा गुप्ता जी, और 10 दिवसीय इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज का सपना सजोने वाले उत्तर प्रदेश काउंसिल के ट्रेजरर इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज के आयोजन सचिव और राजकीय महाविद्यालय बदायूं के भौतिक विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर और मेरे प्रिय शिष्य रहे डॉक्टर संजीव राठौर जी, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रयागराज से, देहरादून से, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय असम से उपस्थित हुए समस्त विद्वान शिक्षक जिन्होंने इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज को व्याख्याता के रूप में संचालित करने में सहयोग प्रदान किया है। यहाँ उपस्थित सभी अन्य पदाधिकारीगण, पूरे देश से पधारे भौतिक विज्ञान बीएससी प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राएं, अत्यंत खुशी हो रही है कि भारतीय भौतिकी शिक्षा परिषद के उत्तर प्रदेश काउंसिल ने कोविड-19 महामारी से उबर रहे देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र लेट हो जाने के कारण इस ऑनलाइन सीरीज का संचालन बीएससी के द्वितीय सेमेस्टर के देश भर के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम को पूरा कराने के लिए किया है। इस 10 दिवसीय सीरीज में छात्रों ने आनंद भी उठाया है और पूरा फायदा भी उठाया है, क्योंकि उनका पाठ्यक्रम समय से पूरा हुआ है। मैं पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और छात्रों की तरफ से आप सभी को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। एक, जैसा कि संजीव ने बताया, एक छोटा सा संस्मरण डॉक्टर खंडेलवाल जी के संबंध में है। सूक्ष्म इसलिए बता पाऊंगा कि विस्तार में उसे बताना थोड़ा सा ठीक नहीं है। एक बार बीएससी फर्स्ट ईयर की डार्क रूम का प्रैक्टिकल हो रहा था और हम लोगों की क्लास हो रही थी लैब में। उस समय डॉक्टर डीपी खंडेलवाल जी फिजिक्स डिपार्टमेंट आगरा कॉलेज आगरा के हेड हुआ करते थे। कुछ बच्चियों ने जाकर के खंडेलवाल साहब से शिकायत की, नाम देना भी ठीक नहीं है प्रोफेसर साहब का, कि सर उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की है। तो वो तुरंत हेड के ऑफिस से आकर के क्लासरूम में और डार्क रूम में गए और उन्होंने प्रोफेसर साहब से कहा कि आप चलिए प्रिंसिपल साहब के पास।
जब उन्होंने प्रोफेसर साहब ने मना किया तो उन्होंने कहा कि आपको इसी समय इसी लैब में इन्हीं बच्चों के सामने अपना त्याग पत्र देना होगा। तो अब वो प्रोफेसर साहब थोड़ा सा हाईली अप्रोच्ड थे। उन्होंने त्याग पत्र और अपनी गलती स्वीकारने के अलावा सीधा सीधा कह दिया कि यदि सर आप ही बहुत ज़्यादा मोरल वाले हैं तो आप खुद ही रिजाइन कर दीजिए। खंडेलवाल जी को थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगा और उन्हें ऐसा भी लगा कि इन्होंने तो हमारे चरित्र के ऊपर ही उंगली उठा दी है, हमारी नैतिकता के ऊपर ही उंगली उठाई है। उन्होंने बगैर 1 मिनट की देरी किए हुए तुरंत आगरा कॉलेज आगरा के प्रिंसिपल को अपना रिजाइन लेटर दे दिया और उसके बाद तो कानपुर आकर के इस संस्था की स्थापना उन्होंने की। तो निश्चित रूप से जब इतने नैतिक उच्च स्तरीय मूल्यों वाले प्रोफेसर डीपी खंडेलवाल साहब ने इस संस्था को स्थापित किया है तो उनके आदर्शों का ये संस्था आज भी पालन कर रही है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसीलिए आप सभी लोग जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। मैं कोट कोट बधाई देता हूँ। स्टार्टिंग में 87, 88 या 89 के आसपास मैंने इसे ज्वाइन किया था और मैं इसका लाइफ मेंबर बना। शायद नंबर मेरा 425 है। कुछ गतिविधियां मैंने संचालित भी की थी लेकिन बाद में थोड़ा रिसर्च वर्क और दूसरे कामों में व्यस्तता के कारण मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर पाया। आज भी जब मैं जुड़ता हूँ इससे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोफेसर डीपी खंडेलवाल साहब की यादें हैं जो हम सभी लोगों को जोड़े हुए हैं और एक नैतिक बल प्रदान किए हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये संस्था पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में अपना एक उच्च स्तरीय योगदान दे रही है और भविष्य में भी आशा है कि इसी तरह का योगदान देती रहेगी। अंत में मैं पुनः सभी पदाधिकारियों को विशेष रूप से डॉक्टर संजीव राठौर और बदायूं कॉलेज की प्रिंसिपल श्रद्धा गुप्ता को बधाई देता हूं कि उन्होंने बदायूं के बच्चों के लिए विशेष रूप से ये आयोजन किया और ये बच्चे आयोजन के साथ साथ पाठ्यक्रम की तैयारी तो करेंगे ही साथ इनमें भी खंडेलवाल साहब जैसी कुछ नैतिकता कुछ मानव मूल्य विकसित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। डॉक्टर अखिलेश जी। जी सर। अब मैं डॉक्टर डीके त्यागी सर प्रेसिडेंट IAPT-RC4 को आमंत्रित करूंगा कि वो आप म्यूट हो गए हैं सर, आप म्यूट हो गए हैं अखिलेश सर। सॉरी। मैं अब इस क्रम में अपने IAPT-RC4 के अध्यक्ष डॉक्टर देवेश त्यागी जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आज की चीफ गेस्ट प्रोफेसर रेखा घोरपड़े मैडम के बारे में कुछ बताएं। त्यागी सर। इस 10 दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला NSLP 2022 के समापन समारोह के अवसर पर ऑनलाइन हमारे साथ विद्यमान परम आदरणीय प्रोफेसर रेखा घोरपड़े मैडम जनरल सेक्रेटरी IAPT, प्रोफेसर AK जैन सर वाइस प्रेसिडेंट IAPT, प्रोफेसर BP त्यागी सर कोऑर्डिनेटर IAPT एग्जाम, प्रोफेसर RP यादव सर भौतिकविद एवं पूर्व उच्च शिक्षा अधिकारी बरेली मंडल उत्तर प्रदेश, डॉक्टर संजय शर्मा सर सेक्रेटरी IAPT, सम्मानित शिक्षक साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, मुझे
आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रोफेसर रेखा घोरपड़े मैडम का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। मैं कुछ संक्षिप्त में, क्योंकि बायोडाटा तो बड़ा है, आपके बारे में पढ़ देता हूँ। मैडम 36 इयर्स तक यूजी और पीजी कक्षाओं में अध्यापन करते हुए आरजे कॉलेज घाटकोपर मुंबई, जो कि एक ऑटोनॉमस कॉलेज है, उससे सेवानिवृत्त हुई है और विगत 30 वर्षों से आईएपीटी की सक्रिय सदस्य रहते हुए अनेक उत्तरदायित्वों का निर्वहन आपने किया है। उनमें से कुछ प्रमुख हैं। आप आईएपीटी की मुंबई सब रीजनल काउंसिल की विगत कार्यकारिणी की ट्रेजरर रही हैं और इस अवधि में आपने शिक्षकों और छात्रों के लिए अनेक कार्यशालाओं का आयोजन किया है। 2019 से 2020 तक NCIEP यानी कि नेशनल कंपटीशन फॉर इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट इन फिजिक्स, जो आईएपीटी का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उसकी कोऑर्डिनेटर रही हैं। इसके अलावा मैडम एडवाइजरी कमेटी ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, नेशनल स्टीयरिंग सब कमेटी constituted by HBCSC for the conduct of Olympiad, DP खंडेलवाल बर्थ सैनिटरी सेलिब्रेशन कमेटी आपकी सदस्य रही हैं और 1998 में जो फिजिक्स ओलंपियाड हुआ था, जिसके लिए बेस्ट स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग और सिलेक्शन का कार्य होता है, उसमें इन्वॉल्व रही हैं। 2015 इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड जो इंडिया में होस्ट हुआ था, उसकी मेंबर रही है। इंटरनेशनल ओलंपियाड 2016 जो स्विट्जरलैंड में हुआ था, उसमें भारतीय टीम को एकम्पनी कर चुकी हैं और अभी हाल ही में जो देश में एक बहुत बड़ी एक्टिविटी हुई थी, एशियन फिजिक्स ओलंपियाड 22, जो ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी देहरादून में संपन्न हुई थी। इंडियन टीम लीडर्स में से एक रही हैं और वर्तमान में आप आईएपीटी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जनरल सेक्रेटरी हैं। तो मैं आपका एक बार फिर से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और इससे पहले कि मैं मैडम को आमंत्रित करूं, एक सूचना है, क्योंकि संजीव राठौड़ जी, जैसा कि अभी शुरू में हमारे सेक्रेटरी महोदय तिवारी सर ने भी बताया था कि कामों को बहुत तेजी से कर रहे हैं, तो इस 10 दिवसीय शिविर में एक जो 10 लेक्चर हुए, उन्हीं पे बेस्ड एक 10 क्वेश्चन का टेस्ट गूगल फॉर्म के माध्यम से सभी पार्टिसिपेंट को आज के लेक्चर के दौरान ही भेजा गया था। उसका इवैल्यूएशन का रिजल्ट आपने मुझे व्हाट्सएप पे भेज दिया है। उसमें जो टॉप 3 टॉपर्स हैं, जिनके 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स हैं, उनके नाम मैं पढ़ देता हूँ। एक है रामिया त्रिपाठी, हर्ष सिंह और आरती कुमारी। अभी पूरे डिटेल्स अवेलेबल नहीं है इस पे कॉलेज के, तो इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई। अब मैं मैडम को आमंत्रित करता हूं कि अपने आशीर्वचन से हमें लाभान्वित करें। मैडम प्रोफेसर रेखा घोरपड़े। मैडम आप अभी म्यूट हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत खुशी हो रही है सभी आदरणीय सहकारी और आईपीटी के जितने भी सीनियर्स हैं उनको देख के, जिनके साथ मैं बहुत सालों से काम कर रही हूँ, जो मेरे सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। आदरणीय त्यागी जी, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर ए.के. जैन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल जोन, संजय शर्मा जी उपस्थित है, हमारे सेक्रेटरी, रेसिडेंशियल सेक्रेटरी कानपुर ऑफिस से, डी.के. त्यागी जी, the convener Dr. Anil Kumar Singh, one more convener. Then we have Dr. Rawat, Dr. T.N. Surya ji,
ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीज डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, डॉक्टर संजीव राठौर जी, डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह, अपर्णा दीक्षित, डॉक्टर अपर्णा दीक्षित जी, और भी बहुत सारे आदरणीय व्यक्तित्व यहाँ उपस्थित है। ऑफ कोर्स आई शुड नॉट फॉरगेट डॉक्टर आरपी यादव जी, आप अभी जिन्होंने आपको एड्रेस किया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, आपने जो मुझे आमंत्रित कर दिया इसके लिए मैं आप सभी की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि इस तरह से जब हम टीचर्स और स्टूडेंट्स के प्रोग्राम में आ जाते हैं तो एक बड़ी ही खुशी और एक जो अंदर से बहुत खुशी हो जाती है कि हम कुछ इंटरेक्शन कर रहे हैं। अभी आप सभी लोगों को हिंदी सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन हम जो बम्बई से आने वाले लोग हैं वो बम्बईया हिंदी जो बोल लेते हैं वो बहुत ही मनोरंजन कार्यक्रम जैसे लगता है, बट इसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि हिंदी में बात करूँ, और कुछ गलती हो जाए, कुछ अनुचित वाक प्रचार वाक प्रयोग हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है आप RC4 की कि जहाँ पे 2000 प्लस रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये और ना ही ओनली उत्तर प्रदेश से, बट दीज रजिस्ट्रेशंस आर फ्रॉम 10 डिफरेंट स्टेट्स। आई थिंक दिस इज अ बिग अचीवमेंट on behalf on the part of RC4, and a big thank you and big congratulations to all the organizers in this particular committee. अभी ये बच्चों के पास मैं आ जाऊंगी बिकॉज आवर मेन ऑडियंस इज आवर डियर स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट ऑल्सो in this particular gathering here, and I think I'm supposed to address the students today here. Just बहुत बड़ी तो नहीं हो कि जो मार्गदर्शन पर भाषण करूं, लेकिन ये बच्चों से ज़रूर भाषण कुछ मार्गदर्शन कर सकती हूँ, क्योंकि 30 साल कुछ स्टूडेंट के साथ रही हूँ, स्टूडेंट्स के साथ उनके प्रॉब्लम्स को समझ के उनको कुछ मार्गदर्शन कर रही थी, तो कुछ जब अनुभव उनके साथ में शेयर कर सकती हूँ। एक तो हमारी जो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आप ये IAPT द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सहभागी हो रहे हैं, जहाँ पे ये जो एमिनेंट स्पीकर्स है, एमिनेंट रिसोर्स पर्सन्स है, उनसे आप कुछ सीखना मिला। क्योंकि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे इतने रिसोर्सेस को सुनने का मौका मिला है। तो ये सभी जो विद्यार्थी यहाँ जुड़े हुए हैं, जो विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करके ये कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही भाग्यशाली घटना है, और बहुत ही वो अपने आप को खुद को भाग्यशाली समझ सकते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि बहुत सारे लोग अटल बिहारी जी की एक कविता है, उनका एक थोड़ा सा ये ऐसे है कि बहुत सारे लोग हम वी आर टू बिजी टू इन क्रिएटिंग द पाथ्स फॉर द यूथ्स, यानी कि हम ये युवा पीढ़ी के लिए कुछ मार्ग तैयार करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इन मार्ग से या इन रास्तों से चलने के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। आई थिंक IAPT की कोशिश, हमारी कोशिश यही रही है कि ना कि केवल कुछ वो उनको मार्ग दिखाए, लेकिन वो मार्ग से, ये रास्ते से चलने के लिए हम उनको तैयार करते हैं। और इसके लिए ये RC4 का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि स्कूल करिकुलम को क्या बोलते हैं, स्कूल करिकुलम पढ़ाने में आसान कर देना चाहता है। क्योंकि करिकुलम पढ़ाना एक चौकट में कुछ बैठ के करना इज डिफरेंट चीज, लेकिन उसके बाहर वो फ्रेमवर्क के बाहर आके कुछ करना है तो बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत एफर्ट्स देने पड़ते हैं, एंड आई एम श्योर दिस होल टीम इज सक्सेसफुल इन डूइंग दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। ऐसे ही प्रोग्राम्स आगे हमें मिलते रहेंगे, बिकॉज यू हैव अ स्ट्रॉन्ग टीम, नॉट ओनली एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग बट यू आर टेक्निकली साउंड ऑल्सो। जैसे कि अखिलेश जी है, देवेश त्यागी जी है, डॉक्टर राठौर जी है, अनिल कुमार सिंह जी है, ये सारे लोगों से मैं इसके पहले भी मिल चुकी हूँ, एंड आई नो हाउ दे रिसोर्सफुल दीज पीपल आर।
आप हमारे बीच त्यागी जी हैं जो कि मेरे मेंटर रहे हैं, जो कि मेरे सीनियर ही नहीं है, हम आईएपीटी में सीनियरिटी जूनियरिटी नहीं मानते हैं, ये मेरे बहुत करीबी दोस्त भी रहे हैं जो कि मुझे हाँ, बार मार्गदर्शन करते रहते हैं, और त्यागी जी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते मैं बच्चों को बच्चे हैं यहाँ पे शायद सुन रहे हैं, बच्चों को एक छोटी सी कहानी सुना के जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब भी मैं स्कूल में थी, कॉलेज में थी, तो चीफ गेस्ट का भाषण सुनना बहुत ही मुश्किल होता था, और बस काउंट करते थे कि अभी कभी ये रुक जाएंगे, तो मुझे भी ये बहुत लंबा खींचना नहीं है। तो एक बस कहानी सुना के मैं ये कर जाती हूँ। ऐसे ही एक स्कूल में कुछ एनुअल फंक्शन की तैयारी हो रही थी, और सभी को पता है कि एनुअल फंक्शन में जब भी कुछ ड्रामा नाटक या कुछ बिठाना होता है तो जिम्मेदारी टीचर्स के पास दी जाती है, और एक टीचर्स ने इसे अनाउंस कर दिया कि उनको एक छोटा सा ड्रामा, छोटा सा नाटक उनको करना है स्टेज पे, और उसके लिए जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो उन्हें स्कूल के बाद आके मिले। तो सारे जो बच्चे थे जैसे ऑडिशन होते हैं उनको क्या क्या रोल दे सकते हैं, वैसे टीचर्स ने वो ऑडिशन ले लिया, सिलेक्शन कर दिया और उनको रोल्स असाइन भी कर दिए। अब ये कहानी थी सिंड्रेला की। आप सभी जानते हैं कि सिंड्रेला का जो कथा कहानी है वो क्या है। तो ये सिंड्रेला की कहानी थी, और सिंड्रेला कौन होगा, राजपुत्र कौन होगा, सभी की रोल्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो चुके थे, और बाकी सभी को जाने के लिए कह दिया गया टीचर ने। लेकिन एक छोटा सा बच्चा उधर ही टहल रहा था कि बोला कि नहीं, मुझे नहीं जाना है। टीचर ने बोला कि बेटा सब रोल सभी हो चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, तो आप अपनी क्लास में जाइए। अभी ये बच्चा बोला नहीं, मुझे नाटक में काम करना है। मैडम टीचर ने बोला कि नहीं बच्चा, अभी कोई रोल बाकी नहीं है, बचा नहीं है आपके लिए। तो बोला कि नहीं नहीं, लेकिन कुछ भी करो। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं वो सिंड्रेला का जो छोटा सा कुत्ता, कुत्ते का पालतू कुत्ता है, उनका काम करता हूँ। तो मैडम ने बोला, टीचर ने कि लेकिन ये कहानी में कुत्ता है ही नहीं है सिंड्रेला के पास। तो ये बोले कि कोई बात नहीं, मैं कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बस सिंड्रेला जहाँ जाएगी मैं वहां उनके साथ रहूंगा, और कुछ भी मुंह से शब्द नहीं निकालूंगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा कुछ। तो ठीक है, छोटा बच्चा था, उसको ये करने के लिए टीचर ने हाँ कर दी। और जिस दिन वो एक सादर किया गया, ये जो बच्चा था वो सिंड्रेला का छोटा सा कुत्ता उनके साथ टहल रहा, जो हमेशा स्टेज पे आता रहा। व्हाट ही डिड वाज कि जब भी वो सिंड्रेला के जो भी इमोशंस थे, कि वो दुखी होती है तो ये कुत्ते के चेहरे पे दुखी ये आजा फील इमोशंस दिखा रहा था, जब वो खुश हो जाती है तो वो भी खुश हो जाता था। बस इतना ही उसने कर दिया पूरी नाटक में, जो जो सिंड्रेला के इमोशंस थे वो दिखाने की उन्होंने कोशिश की। और ये नाटक खत्म होने के बाद लोगों ने बहुत तालियां बजाई, और बाद में आके टीचर को बोला कि अरे वो आपका जो कुत्ते का रोल कर कर रहा था वो बच्चा बहुत बढ़िया था, उसने बहुत नाटक को ऊपर उठा लिया, और ये बहुत ही इम्पैक्ट हो गया था उस नाटक के लिए। तो ये बच्चे के लिए बहुत तालियां बजी, बहुत तारीफ हो गई थी। तो ये आप ये सारे सभी जो बच्चे यहाँ हैं, इनको मैं कहना चाहती हूँ कि डोंट वेट फॉर एनी रोल, क्रिएट अ रोल फॉर योर सेल्फ। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें सिलेबस मिलेगा, हमें टीचर्स पढ़ाएंगे, हम एग्ज़ाम लिखेंगे, हमारे मार्क्स आ जाएंगे, कहीं ना कहीं ये करेंगे। लेकिन कभी कभी बोल रहे थे ना बच्चे, कोई एक एक्सक्यूजेस दे जाते हैं कि अरे मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, अरे मेरे पास टैलेंट है लेकिन मुझे कोई पूछता ही नहीं है, मुझे कोई लेता ही नहीं है, मुझे कोई काम ही नहीं देता है। तो ये नॉट ओनली दी स्टूडेंट्स बट इवन फॉर वी एल्डर्स हु आर वर्किंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन लाइक आईएपीटी, आई थिंक ये एक बड़ी बहुत ये महत्वपूर्ण बात है कि हम खुद के लिए रोल ढूंढे, ना कि कोई हमें काम बताए कि ये करो वो करो, लेकिन हम काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, और इसी तरह से सक्सेस इज नॉट वेरी फार। आई थिंक sky is the only lower limit for you. It's not the upper limit, but it is the only lower limit, and there are lot of things to explore in the universe, on the earth, everywhere. And I wish you all the best once again। RC4 के सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी सदस्यों को
मैं बधाई देना चाहती हूँ और एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपसे ऐसे ही एक से एक बढ़िया कार्यक्रम आप देते रहेंगे और यू विल बी अ रोल मॉडल टू अदर रीजनल काउंसिल्स ऑल्सो. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स. बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मुझे आपसे बात करने का मौका देने के लिए. आप सभी की मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. धन्यवाद. धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन प्रेरणादायक शब्दों के लिए। और हम सब बिल्कुल उस बच्चे की तरह इस समय अपने आप को अनुभव कर रहे हैं और भविष्य में जरूर अपने लिए एक न एक रोल हम सब जो है बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि आईआईपीटी में वो रोल एक पहचान के रूप में बना रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं अनिल सर को, हमारे साथी और हर कार्य में जो है तकनीक सहयोगी, अनिल जी को आमंत्रित करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स दें। अनिल सर। Thank you, Dr. Akhilesh Tiwari sir, for giving me the opportunity to say something. First, I pay thanks to our most honorable and respected General Secretary IAPT, Professor Rekha Ghorpane ji, the Honorable Vice President of RC 4, Professor S.C. Burma sir, Professor A.K. Jain sir, Chief Coordinator of Examination and our mentors, Professor B.P. Tyagi sir, Secretary to IAPT, Dr. Sanjay sir, the President of RC4, Professor D.K. Tyagi sir, Secretary Dr. Akhilesh Tiwari sir, Treasurer Dr. Sanjeev Rathore sir, and many more personalities like Dr. R.P.S. Rawat sir, Dr. T.N. Surya sir, Dr. Akhilesh Kumar Singh, Madam Dr. Aparna Dikshit, and all the members of our National Advisory Committee for giving the opportunity to organize the National Lecture Series for the students to religions in post-pandemic era, so that the education and their study bring back to the track. It's just making a catalytic impact to them so that they may run their study on a proper track. That was conceived by Dr. Sanjeev Rathore sir, and their view, their concept, their inceptions for future. So I making a big thanks to all the dignitaries that they have blessed us and our students who have participated in these last 10 days in the lecture series. Sir and madam, the statistics has been already narrated. That is more than 2,000 participants across the 10 states, and the resource person from 5 states on different topics, especially related from electronics, thermophysics, and radiations. But these are a part, very little part of our complete physics. With your blessings, we will try to organize
the many more series for other topics like pure optics, pure electromagnetics, pure nuclear physics, pure quantum mechanics, solid state physics, superconductivity, and related higher study topic as well as the basic concepts in coming days for the benefit of the students belonging from the domain of physics across the country for undergraduate level and postgraduate level. A big thanks to all the resource persons that they have shown their interest, their time to educate the students in these tough time of post corona or COVID-19. Now again, I want to remember the resource person among those the top most or top name are as today the lecture that was delivered by Professor B.P. Tyagi sir, Professor Sumita Srivastava, Dr. Gaurav Shankar Das, Dr. Mrs. Aparna Dikshit, Dr. Mrs. Safali Jain, Dr. Mrs. Savita Sharma, Dr. Neetu Agrawal, Prajwalit Sikha, Dr. Tridanjita Srivastava, and other participants who time to time make many suggestions during the lecture series and the content and their deliberations. At last but not least, I also make the sincere thanks to the students who have taken keen interest right from starting to show their interest, and definitely all of us are a learner in online platforms. Very big thanks to Dr. Akhilesh Tiwari sir to provide Cisco WebEx online platform. Other online platforms are also available like Google Meet, Zoom, and others. But this much number, the huge number cannot be registered on a single license. And therefore, definitely it is very difficult to log in with Cisco WebEx. But overall, those who try, those who have learned, they have succeeded in logging the lectures. And for that, they have to remember and they have to encourage to do these kind of words in the near future for such encouraging informatics and beneficial lectures in the domain of physics and overall welfare of the society. So again, I thanks to all those who directly or indirectly contributed to this program, especially today the officiating principal of Government College Badaयूं. She is not here. She is very busy for conducting day-to-day activity administrative work in the college, but her contribution to organize the lecture is a big force on behalf of the Dr. Sanjeev Rathod. I also pay sincere thanks to her and her team that they have prepared the questionnaires, they have prepared the certificates, they have prepared various minor and major works
for spreading and popularizing the lecture through various platforms like WhatsApp group, mail, Facebook, YouTube. So all these activities are integrated impact on the success of this lecture series. This lecture series is basically second lecture series in the sequence of RC4. Last year, we have also organized one lecture series. This is another. The different is IEEE Photonics Society also contributed us in this lecture series. And in future, we will like to have optics and photonics combined lecture series for the benefit of a student, especially for higher education and their research purpose. So we have collected many more components. We have learned a lot from these lecture series, and keeping the mind of all these facts, we will shortly come out with the programs with all the blessings of the seniors, mentors. At the last, but the not least, I pay my sincere thanks to our president, IAPT, Professor P.K. Ahluwalia sir. Continuously, he taking the information regarding the development in RC4 and our secretary, Dr. Sanjay Sharma sir, to coordinate us, to channelize us, to making in phase of our activity so that it may success. I hope in national body, our representative, Dr. Sundar Singh, will make the proper representation so that they can have a big program from RC04 to the national body. And big thanks to him also, because he has great contribution in our programs, these programs and the previous programs in their tenures. If I will not make any observation from our General Secretary ma'am, the story that she has narrated us, she put a big line, that is Rekha. मैम आपने इतना बड़ा लाइन खींच दिया उस डॉगी को लेकर के कि हमारा जो भी पार्टिसिपेंट है वो ये सुन रहा है, और उसको आपने इतना बढ़िया तरीके से समझाया कि आप अपना रोल खुद खोज लीजिए. Definitely it is a big thought, and we are here for this kind of the little and empowering examples, stories, so that we may motivate and try to think the physics in different way in order to incorporate in our life. Thank you, ma'am. It is the outcome of your 40 years of the experience, how to channelize the energy of the students. So thank you all. Thanks a lot. And thank you the team of organizing that they have given me opportunity to say something in this lecture series. Thank you. Thank you all. तो थैंक यू अनिल सर. मुझे लगता है कि अब संजय सर आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू. सबको नमस्कार. ऑल्दो थैंक्स के बाद प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग कुछ नहीं बोलना चाहिए. हम लोग नेशनल आपको अलाउड है सर, आपको अलाउड है.
मैम 2 बातें कहना चाहूंगा। जो पूरा ये 10 डे सीरीज लास्ट ईयर से इनका 2 पार्ट से बेटर हुआ। एक तो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन इतना इंक्रीज हुआ, एंड सेकंड लास्ट ईयर इनका 1 वीक प्रोग्राम था, इस बार 10 डेज प्रोग्राम है। सो ग्राफ इज गोइंग It's a good progress. मैम बेसिकली देखें टाइमिंग इनका डेली 5:30 to 6:30, ये क्रूशियल टाइम होता है। अपना घर में कुछ ना कुछ काम है, ये पूरे अपने सब बेसिक काम छोड़कर 10 डेज पूरा जो ये कोर कमेटी है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, रियली मींस सैल्यूट। बहुत मुश्किल है। किसी दिन भी 7 सवा 7 बजे से पहले खत्म नहीं हुआ है। मैंने अलार्म लगाया हुआ था कि मुझे आज वो अटेंड करना है, लेकिन इस बीच में बुलेटिन आ गया कानपुर से, मैं उसका रीडिंग करने लगा, और जब मैं ऑन करने बैठ रहा था, आज सुबह से यहाँ हैवी रेनिंग है, पता चला घर में दूध नहीं है, चाय पीनी है तो दूध लेके आओ। तो ये लोग कैसे 10 दिन पूरा ये इसको मैनेज कर पाए, रियली सब आप सबके लिए रियली बहुत तालियां बजनी चाहिए। सर आप तो प्रमोट करते रहे, बीच बीच में आके आप आज भले ही दूध छोड़ के या दूध को लेके आ गए हैं, लेकिन आज आप डेली हमारा प्रमोशन करते रहे हैं कुछ न किसी बहाने, और आपके कारण ही ये ऑर्गेनाइज हो पाया सर। सर ने जो आपकी स्टोरी के बाद जो कहा, आपने रेखा खींच दी। उन्होंने एक ही लाइन में 2 चीजें बोल दी, आपके नाम को लेके उन्होंने कहा, आपने उस स्टोरी में इतनी अच्छी रेखा खींच दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो हमेशा दिमाग में बैठ गई। मैम से कॉपीराइट ले मांग रहे हैं कि हम इस स्टोरी सर दे दिया। राइट मैम, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे काम करते रहिए। मैम का, आलूवालिया सर का, त्यागी सर का, जैन सर का, सबका सपोर्ट आप पर है, ब्लेसिंग्स हैं। रियली हम लोग सब आरसीज के सामने एक अच्छी मिसाल पेश कर सकते हैं। यस यस यस। तो जुलाई के फर्स्ट वीक में हम लोग मिल रहे हैं फिर ट्रिपल आईटी में एक्टिविटी के लिए। Yes, it is the well-known announcement that the C part of NGP is going to organize by Triple IT Allahabad under the leadership of Dr. Akhilesh Tiwari sir and Dr. BP Tyagi sir. So on the date 8th, 9th and 10th July, on the evening of 10th July, we will have 5 gold medalists from the NGP. All the best, sir. Thank you, sir. Thank you. To the entire team. त्यागी जी आपके पीछे है, कोई ये नहीं है, दिक्कत नहीं है। Everything is going to be really smooth. Yes. मैम एक प्रोसीडिंग और है, आरसी कोर का छूट रहा है, रिक्वेस्ट के साथ बता देना चाहता हूँ। हाँ, इस लेक्चर सीरीज का जो प्रेजेंटेशन स्पीकर्स ने दिया है, उसको बुक फॉर्म में प्रोसीडिंग ISBN के साथ पब्लिश करने की हार्ड कॉपी ये प्रोसेस में है, और हम जल्दी ही इसको पब्लिश करेंगे। that is really great. I think whatever we are doing, the documentation should be done so that it will be helpful to the future generations. I think. Yes, please proceed, and Thank you. my best wishes from Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, everyone. We have a meeting with now Tripura and Northeast RCs now. It's okay. Yeah. Thank you so much. Yeah.